नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे G20 देशों के शिखर सम्मेलन की और शिक्षा और शोध की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और रिसर्च व इनोवेशन पर केंद्रित करते हुए बुधवार को अमृतसर में G20 देशों का शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। शिक्षा पर यह केंद्रित कार्यक्रम 15 से 17 मार्च तक आयोजित हो रहा है। इसमें G20 देशों के 28 सदस्य देशों के 55 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भविष्य के संदर्भ में शिक्षा से क्षमता निर्माण, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना और समृद्ध सहयोग एवं साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना एवं नवाचार को बढ़ावा देना है। G20 देशों के लिए शिक्षा और शोध का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? G20 के जो देश हैं शिक्षा की दृष्टि से किस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं? विश्व का क्या लाभ होगा? भारत की दृष्टि से शिक्षा और शोध की क्या संभावनाएं हैं? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। मेरे साथ इस समय अमेठी यूनिवर्सिटी की BC प्रोफेसर डॉक्टर बलविंदर शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं। बलविंदर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही नीति आयोग में शिक्षा क्षेत्र से सलाहकार हर्षित मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो उप सलाहकार हैं नीति आयोग में। हर्षित जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे विदेश मामलों के विशेषज्ञ और शिक्षाविद प्रोफेसर राजेंद्र हड़शे जी से। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और राजेंद्र जी, शुरुआत मैं आप ही से ही करूंगा क्योंकि आप जाने माने शिक्षाविद भी हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। जब G20 देशों के शिखर सम्मेलन में शिक्षा और शोध पर चर्चा होती है तो इसके क्या मायने हैं? यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है G20 देशों की दृष्टि से? मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि धीरे धीरे ये G20 का जो सारा ग्रुप है, समूह, ये उभरने लगा है, इवॉल्व होने लगा है। यानी पहले केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स अपने अपने देश के 1999 से इकट्ठा होकर कुछ चर्चा करते थे, लेकिन जब 2009 के साथ 8-9 तक जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया लेहमैन ब्रदर का, तो हेड ऑफ द स्टेट भी उसमें इन्वॉल्व हो गए और G20 ग्रुप बदलने लगा। और आज उसकी ये स्थिति है कि देश की सारी बड़ी सत्ताएं, महासत्ताएं, मेजर पावर्स, सब सारी सत्ताएं इकट्ठा हुई है और एक बनकर, एकजुट होकर, सहयोग से कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करना चाहती है। ये बड़े हर्ष का विषय है जी। अब ऐसा है कि कौन से विषय आ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वन वे ट्रैफिक होगा, यानी अमेरिका, यूरोप के देश सिर्फ औरों को देते रहेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो चीन हो, भारत हो, ब्राज़ील हो और अन्य राष्ट्र हो, वो भी देने की उनकी काबिलियत है और बहुत कुछ सारा दे सकते हैं। तो आपस में आदान प्रदान करने का एक अच्छा सा मौका यहाँ मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि भारत की कुछ संस्थाएं देखिए, जैसे TIFR हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर हो, IITs और IIMs हो, कुछ अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, शिक्षा के बारे में हमारी डेवलपमेंट हर जगह हुई है, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या सोशल साइंसेस हो, हर तरह से हमारी बहुत डेवलपमेंट हुई है और उसमें आदान प्रदान करने के लिए भारत बिल्कुल सक्षम है। वैसे ही मेरे ख्याल से अन्य देश भी सक्षम है। यूरोप और अमेरिका के और कनाडा के जैसे लोग तो है ही, लेकिन ब्राज़ील भी कर सकता है इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन, अन्य देश भी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। हर्षित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि यह मुद्दा नीतियों से भी जुड़ा है। जाहिर सी बात है, शिक्षा का मुद्दा हर देश के लिए महत्वपूर्ण है और G20 देशों की जब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का एक मुद्दा आता है। भारत की दृष्टि से भी यह बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और दुनिया के जो दूसरे देश हैं जिन्हें हम G20 देशों में मानते हैं, जो शामिल हैं, उसमें आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? शिक्षा के आदान प्रदान की दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से यह मुद्दा कितना अहम है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो भारत के लिए ये गर्व का विषय है कि हम ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं जब कोविड काल के बाद का समय है। कोविड काल में हमने देखा कि शिक्षण संस्थाएं कैसे बंद रहीं और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर रहा जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा। तो भारत के
भारत एक राष्ट्र के रूप में एक गर्व का विषय है जी। कि हम विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन जिसे ग्रुप 20 या G20 कहा जाता है, उसकी हम अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरे एक साल ये अध्यक्षता हमारे पास रहेगी। इस पूरे एक साल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि और क्षेत्रों में भी भारत एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास एक मौका रहेगा कि हम पूरे विश्व को ये दिखा पाएं कि हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, हमारी विकास यात्रा क्या रही है। तो ये तो एक विषय है। दूसरा, आपने जो G20 को पॉलिसी लेवल पर उसका नीतिगत क्या आधार है और नीतिगत रूप में हम विश्व को क्या आदान प्रदान कर सकते हैं, इट्स नॉट अ वन वे ट्रॉफिक। हम क्या उनको प्रदान कर सकते हैं, क्या हम ग्रहण कर सकते हैं और कहां से हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ सकती है, उसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो एक एजुकेशनल इकोसिस्टम है, हमारे स्कूल, ये मैं अगर स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो हमारे 15 लाख स्कूल हैं, हमारे 26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो हमारी 1100 के आसपास यूनिवर्सिटियां, 40,000 के आसपास हमारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और करीब 4 करोड़ के आसपास हमारा स्टूडेंट। ये पूरा जो एजुकेशनल इकोसिस्टम है, वी आर सेकेंड लार्जेस्ट एजुकेशनल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। जी। ये पूरा जो हमारा अनुभव है, ये पूरा जो हमारा एक संपदा है, शिक्षा की संपदा है, तो उसमें काफी कुछ ऐसा है जो हम विश्व को प्रदान कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी। मुझे यहाँ बताते हुए हुआ कि लगभग विश्व के 15 से ज्यादा देशों ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त की है और उन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वो भी अपने देश में ऐसी शिक्षा नीति चाहते हैं और भारत सरकार से उन्होंने ये अनुरोध भी किया है कि वो उनके देश में उनके कॉन्टेक्चुअलाइजेशन में इसी प्रकार की शिक्षा नीति बनाने में उनकी सहायता करें। तो मुझे लग रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये हमारा एजुकेशनल इकोसिस्टम का एक लाइट हाउस है जो अगले 20 से 30 सालों में न केवल भारत की शिक्षा यात्रा को एक मार्गदर्शन देगा, बल्कि इसमें ऐसे तत्व शामिल हैं, इसमें ऐसे अंग शामिल हैं जो पूरे विश्व की वैश्विक शिक्षा यात्रा को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो 21st सेंचुरी स्किल हो, चाहे वो फ्यूचर स्किल हो, चाहे वो लर्निंग बाय डूइंग हो। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पूरे विश्व को प्रदान कर सकते हैं। एक पॉइंट और आपको बताना चाहूंगा, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी FLN, जिस FLN पर G20 अमृतसर एजुकेशन सेमिनार में एक उसका प्रमुख विषय है, उस पर बात होने वाली है। उस FLN का इतना बड़ा प्रभाव है कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है 2025 तक, ईयर 2025 तक हमने अगर अपने फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के टारगेट को अचीव कर लिया, इसका असर हमारे GDP के 6 से 7% तक के हिस्से पर पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें भारत के पास पूरी सामर्थ्य है कि वो पूरे विश्व को एक लाइट हाउस के रूप में, एक लाइट हाउस पावर के रूप में उसका मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जी, बिल्कुल। और डॉक्टर बलविंदर शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बात जब हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की करते हैं, एजुकेशन की करते हैं, तो वैश्विक स्तर के संस्थान, शिक्षण संस्थान भारत में हो, शिक्षा का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, वैश्विक स्तर का हो, इसको लेकर भी चर्चा होती है। इस दृष्टि से, भारत की दृष्टि से आप क्या संभावनाएं देखती हैं? पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि ये मुद्दा आपका हायर एजुकेशन पे डिस्कस करने के लिए। शिक्षा नीति जो है NEP 2020, उसके हिसाब से हम अगर देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है और एक ये मौका है भारत के लिए और G20 देशों के लिए भी कि किस तरह से आपस में कोलैबोरेट करें, एक दूसरे की शिक्षा नीति को समझें और कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें फॉर द स्टूडेंट एक्सचेंज, द फैकल्टी एक्सचेंज, जॉइंट रिसर्च, ताकि जो हम सोसाइटी की जरूरतों को समझ सकें, इंडस्ट्री की नीड्स को समझ सकें, उसके हिसाब से हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, स्किल डेवलपमेंट करें, उसी के हिसाब से हम अपना रिसर्च एंड इनोवेशन करें। आज के समय में कोलैबोरेटिव एजुकेशन एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ एक नौकरी पाना या नौकरी देना नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स ऑल्सो कि किस तरह से हम स्टूडेंट को इस योग्य बनाएं कि वो अपना
स्टार्टअप कर सके, अपने बिजनेस शुरू कर सके। और जो बिजनेस के लिए मार्केट है, कोई लोकल मार्केट नहीं होती है, ग्लोबल मार्केट होती है। तो किस तरह से हम स्टूडेंट को डेवलप करें एज अ ग्लोबल टैलेंट, वो तभी हो सकता है जब स्टूडेंट एक्सचेंज हो, वो दूसरे देशों में जाएं, दूसरे देशों का कल्चर समझें, दूसरे देश में किस तरह की स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या करिकुलम है, उसको जब स्टूडेंट पढ़ेंगे, समझेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उससे स्टूडेंट की एक तो रिलेशनशिप बनेगी, एक उनका टैलेंट डेवलप होगा। उसी तरह से फैकल्टी का जब आप उसमें आदान प्रदान होगा रिसर्च के माध्यम से और एजुकेशन के माध्यम से, तो उससे क्या होगा कि वो एक तो अच्छे स्टूडेंट डेवलप करेंगे। जो रिसर्च एंड इनोवेशन होगा, वो टेक्नोलॉजीज जो डेवलप करेंगे, वो सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं मूल्यवान सिद्ध होंगी, बट दूसरे देशों के लिए भी मूल्यवान सिद्ध होंगी। इसलिए ये जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ की इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की, इसमें बहुत सारे एवेन्यूज सारे G20 कंट्रीज के लिए खुले जी हैं। पर यह है कि हम इनको किस तरह से सब लोग मिलके इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएं, और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डेलिब्रेशंस और डायलॉग्स के साथ, डिस्कशन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह जुड़े, ताकि वो जो इस साल का जो हमारी प्रेसिडेंसी है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर पे हो, और उसी एजुकेशन सेक्टर से इम्पैक्ट आएगा एम्प्लॉयबिलिटी पे, उसी से आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट देशों का। जी बिल्कुल। G20 देशों का जो शिखर सम्मेलन अमृतसर में हो रहा है, उसमें शिक्षा, शोध और नवाचार पे चर्चा हो रही है। जाहिर है इसके दूसरे जो पहलू हैं उन पे भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श होगा, क्योंकि शिक्षा का मुद्दा, शोध का मुद्दा दुनिया के लिए, हर देश के लिए खासा महत्वपूर्ण है। भारत की दृष्टि से मैं राजेंद्र जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब भी हम बात शिक्षा की करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का स्तर है, भारत का जो स्तर है, उसकी चर्चा होती है। जो बात मैं बलविंदर जी से भी समझना चाह रहा था, उन संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो हमारे देश के छात्र हैं वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने विदेश जाते हैं, और उसके साथ एक आर्थिक पहलू भी जुड़ा होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हमें इसका फायदा होगा? हमें इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं खुद विदेश में पढ़ा हूँ, मैंने पेरिस में अध्ययन किया है, मैंने न्यूयॉर्क में अध्ययन किया है, और मैं समझता हूँ कि भारतीय विद्यार्थी जब वहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। किसी विद्यार्थियों से वो कम नहीं होते, बल्कि थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं, और उनका परफॉर्मेंस कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होता है। तो जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मौके मिलते हैं, तो भारत के विद्यार्थी बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ जो बेसिक शिक्षा दी जाती है वो फाउंडेशन बड़े अच्छे होते, चाहे वो गणित में हो, अंग्रेजी में हो, या चाहे वो दर्शन में हो या सोशल साइंसेस में हो। लेकिन उसके बावजूद एक दो चार बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये महत्वपूर्ण बात हमें जाननी पड़ेगी कि G20 के भी अपने कुछ उद्देश्य है जिसके साथ G20 काम करेगा, और भारत एक प्रेसिडेंट के हैसियत से उसको गाइड करेगा। तो उसका महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है कि क्लाइमेट चेंज के प्रति ध्यान देना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के प्रति ध्यान देना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है उसके प्रति भी ध्यान देना। तो रिसर्च और टीचिंग, इन सारे गोल्स के साथ साथ हमें करना पड़ेगा, और आपस में एक दूसरे से कैसे मेल जोल रखेंगे, एक दूसरी की संस्थाओं के साथ कैसे कोलैबोरेट करेंगे, ये और एक मुद्दा। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में प्रोफेसर था तो हमने स्टडी इंडिया प्रोग्राम चलाया था, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि चाहे वो इतिहास में हो, फॉरेन पॉलिसी में हो, दर्शन में हो, भारत के बाहर से अमेरिका, कनाडा, यूरोप से कितने सारे छात्र वहाँ आते थे, और आजकल वो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हो गया जो रेवेन्यू भी जनरेट करता है और बहुत ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। तो इस तरह के अनेक प्रोग्राम इस G20 के थ्रू आ सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि भारत को, क्योंकि वो एक बड़ा प्लूरल देश है, डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करता है और ज्ञान में बहुत आगे की, अनेक तरह से आगे, वो ये सब कोऑर्डिनेट करना भारत के लिए अच्छा होगा। भारत ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को इंग्लैंड या अमेरिका से कोऑर्डिनेट कर सकता है, और वाइस वर्सा। तो भारत की एक ऐसी अपनी स्थिति रही है पिछले 70-75 साल से। एक भारत ऐसा राष्ट्र है जो बहुत लोगों के साथ ब्रिज बन के काम कर सकता है, और ये मौका भारत को प्रेसिडेंट होने की वजह से और एक बार अच्छी तरह से मिला है। और वो कैसे ये 20 लोगों के समूहों को ग्लाइड करता है, एक स्टीयर करता है उनकी सारी
संशोधन की यात्रा, यानी संशोधन कहते हो क्या, रिसर्च की या टीचिंग की यात्रा, पेडागोजी की यात्रा, अनेक तरह के नए विषयों की यात्रा, किस तरह से उसको स्टीयर करता है भारत, ये हमारे नेतृत्व पर निर्भर है। और उसको मैं समझता हूँ कि बहुत सक्षम सपोर्ट इस सरकार द्वारा मिलना चाहिए, मिलेगा भी। और शिक्षा नीति उससे और सुधरेगी, कुछ नई बातें आएगी। और पहली जो कुछ बात कही कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई गई है और उसको और पक्की और भक्कम करने के लिए, उसका हमें फ़ायदा मजबूत करने के लिए इसकी वजह से मिलेगा, ये मेरी आशा है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, G20 देशों का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है और G20 में जो देश शामिल हैं वो आर्थिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से संपन्न वाले देश माने जाते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जब ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है तो शिक्षा का स्तर, शिक्षा का लाभ हर देश को मिलता है, वहाँ के हर नागरिक को मिलता है। लेकिन हर्षित जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूँगा, ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ से बहुत से छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, उसके साथ आर्थिक पहलू भी जुड़ा है। भारत सरकार ने तमाम पहल की हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान भारत में आकर शिक्षा दें और उसका लाभ देश के नागरिक को मिले, बच्चों को मिले। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा मेरा मुद्दा यह है कि भारत सॉफ्ट पावर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती के साथ उभरा है। बात चाहे योगा की मैं करूं या आयुर्वेद शिक्षा की मैं करूं, ये तमाम पहलू हैं। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? जी, तो पहले आपका जो पहला वाला आपका प्रश्न है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन द कंट्री, कि जो यहाँ पर जो विदेशी यूनिवर्सिटियां हैं उनके लिए अनुमति प्रदान की जाए। तो फिर मैं वहीं पर आता हूं, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर का एक बाइबल बन गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात का प्रावधान किया है कि भारत में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस को ओपन किया जा सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ इंडियन इंस्टीट्यूशन का एक्सचेंज प्रोग्राम, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, की सारी चीजों की संभावना को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने व्यक्त किया है। और भारत सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करते हुए सबसे पहले अभी एक रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन भी हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में अपना पहला फॉरेन कैंपस जो है, उन्होंने अपना एक फॉरेन कैंपस खोला है, जो इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी का पहला फॉरेन कैंपस है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस को भारत में उनको स्थान देने के, उनको एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रोसेस शुरू हो गया है और पहली यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ गई है। मुझे लगता है कि ये यात्रा का एक प्रारंभिक बिंदु है, अभी इस दिशा में काफी लंबी यात्रा बाकी है। और यूजीसी इस पूरे जो एक विषय है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, इस पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक फ्रेम का निर्माण कर रहा है। जैसे ही वो फ्रेमवर्क का निर्माण हो जाएगा, मुझे लगता है इस दिशा में जो अपेक्षित विकास है, अपेक्षित वृद्धि है, वो की जाएगी। आपका दूसरा जो प्रश्न है सॉफ्ट पावर, हम एक उभरती हुई, हमारी कई सारी ऐसी चीजें हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम में कई सारे चीजें हैं जो हम एक उभरती हुई सॉफ्ट पावर है। चाहे हमारा योगा हो, जो अब एक अंतरराष्ट्रीय एक विषय बन गया है और विश्व के लगभग सारे देशों को योग क्रियाएं हैं, उसको उनके द्वारा एडॉप्ट किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो भारत कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के प्रमुखता से उभरते हुए देशों में से एक है। और मुझे लग रहा है शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इन चीजों को, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो हमारे सत्य के सिद्धांत हैं, जो हमारे अहिंसा के सिद्धांत हैं, जो हमारे नैतिकता के सिद्धांत हैं, जो हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारा पूरा एक इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS जिसे हम बोलते हैं, और जिसके बारे में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अपने रिकमेंडेशन में कहा है कि वी नीड टू इनकलकेट इंडियन नॉलेज सिस्टम at every level of education, whether it is school education or higher education। तो मुझे लगता है कि सॉफ्ट पावर को लेकर के, सॉफ्ट पावर के रूप में अपने विश्व में एक अग्रणी स्थान को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा एक पहल की गई है और भारत सरकार इसके क्रियान्वयन को लेकर के भी पूरी तरह जागरूक है। और मुझे लगता है कि आगे आने
बारे में भारत ने सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में काफी कुछ अचीव कर लिया है, और आगे आने वाले समय में न केवल योगा बल्कि और भी ऐसे ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर भारत विश्व की एक अग्रणी सॉफ्ट पावर के रूप में अपने स्थान को सुनिश्चित करेगा। जी बलविंदर जी, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं शिक्षा की दृष्टि से या अनुसंधान की दृष्टि से या दूसरे पहलुओं की मैं बात करूं कि G20 देशों के बीच उसको लेकर कार्य किया जा सकता है, काम हो सकता है उन मुद्दों पर? ऐसे 4 क्षेत्र आप कौन से महत्वपूर्ण मानती हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र से जो हम देखते हैं कि जिसमें बहुत आसानी से काम हो सकता है, एक तो जो है कि हम जो जॉइंट डिग्री या ट्रेनिंग प्रोग्राम या ड्यूअल डिग्री उसके माध्यम से हम वो एक प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव एजुकेशन जो हम कहते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बीच में, जहाँ पे कि फैकल्टी दोनों यूनिवर्सिटीज की या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की काम कर सकते हैं। इवन हम मल्टीपल कॉन्टिनेंट और मल्टीपल कंट्रीज का देने के लिए भी स्टूडेंट्स को भेज। जी जी बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, ऐसा है कि इसके लिए अनेक विषयों पर चर्चा पहले करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कैसे इंटरडिपेंडेंस डेवलप होता है, यानी किस एरिया में भारत स्ट्रांग है, किस एरिया में यूके स्ट्रांग है, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, तो नए विषय अपने आप उभर आएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने पहले भी कहा था कि नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा प्रीमियर साइंस है, वहाँ तो कोऑपरेशन करना सबको ज़रूरी है। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारा कोऑपरेशन हो सकता है। जहाँ तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वहाँ भी कोऑपरेशन बहुत हो सकता है। और जो बात पहले कही गई कि भारत की पुरानी परंपरा, इसकी नैतिकता, भारत की नॉलेज सिस्टम जो वेरिड है, उस पर भी कुछ आदान प्रदान लोगों में हो सकता है। जी, हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन जहां तक G20 देशों के बीच 4 प्रमुख जो क्षेत्र हैं जिन पर काम किया जा सकता है प्राथमिकता के आधार पर, वो आजीवन सीखने को बढ़ावा देना और समृद्ध सहयोग साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना और नवाचार को बढ़ावा देना। ये 4 क्षेत्र शिक्षा के ऐसे हैं जिसपे G20 देश मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा राजेंद्र जी आता है शिक्षा संबंधी वीजा का, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो इन देशों में आते जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, एजुकेशन वीजा को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो वहाँ के जो होस्ट कंट्रीज है उनके पॉलिसीज से संबंधित है, बात सारी है। और ज़्यादातर लोग माइग्रेंट के प्रति होस्टाइल होना शुरू हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में जाते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं एक डिफरेंट लेवल पे, यानी प्राइम मिनिस्टरियल लेवल पे सारी चर्चा उस पर होनी पड़ेगी, जो करते थे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लोग, और तभी वो सुलझ सकता है। जी बिल्कुल। ये मुद्दा जो है, जो G20 देशों का शिक्षा को लेकर मुद्दा है, उसमें शिक्षा वीजा का मुद्दा भी खासा महत्वपूर्ण माना जाता है। बलविंदर जी, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, तो मैं ये कह रही थी कि इसलिए जो है कि जो ये G20 देश हैं, इनमें से कि किस एरिया में रिसर्च करनी है, जो एक हेल्थ केयर बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जिसमें कि हमने देखा कोविड के टाइम पे किस तरह से सारे विश्व ने प्रॉब्लम झेली हैं। तो एक तो हेल्थ केयर सेक्टर जिसमें कि रिसर्च हम कर सकते हैं, और दूसरा जो है कि हम जो आज की तारीख में जो एम्प्लॉयबिलिटी जो है, वो एक नेशनल इशू नहीं है, ये ग्लोबल है कि किस तरह से हम ग्लोबल टैलेंट डेवलप करें। इस तरह से स्टूडेंट एक्सचेंज और स्किल डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि लंबे समय के लिए स्टूडेंट दूसरे देशों में जाएं, बल्कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी जाएं और उससे उनका डेवलपमेंट होगा। उसी तरह से हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी एरिया है, हमारे बाकी एरियाज हैं, जी बलविंदर जी, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं G20 देशों के सामने। लेकिन हर्षित जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि मुद्दा शिक्षा और रोजगार से जुड़ा है। छात्रों और पेशरों को दो तरफा आवाजाही के लिए अधिक अवसर मिले, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है।
और चूंकि अब भारतीय छात्र जो विश्व की प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भारतीय छात्रों की संख्या हर वर्ष में लगातार बढ़ती चली आ रही है। हमारे लगभग 10 लाख के आसपास छात्र विदेशी संस्थानों में कार्यरत हैं। तो ये मुद्दा जो स्टूडेंट वीजा का मुद्दा है, ये सीधा सीधा हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उनके आगे के कैरियर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके अलावा ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे पूरे विश्व की मानवता से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, क्योंकि भारतीय छात्रों ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को काफी कुछ दिया है। और मुझे इसको कोट करने की आवश्यकता नहीं है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज उनके सारे ऊपर के जो उनके सीईओ हों, उनके चेयरमैन हों, वो ज्यादातर भारतीय छात्र हैं। तो मुझे लगता है G20 एक ऐसा मंच है, ये एक ऐसा मंच है, ये एक ऐसा वैश्विक मंच है जहां पर इन मुद्दों को राष्ट्रों के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बहुत कायदे से इसका समाधान किया जा सकता है, इसको एमिकेबल हल किया जा सकता है। और मुझे लगता है ये कोई मतलब बहुत बड़ा उस तरह से मुद्दा नहीं है, क्योंकि देखने में आया है पिछले 4-5 वर्षों में ये देखने में आया है कि विदेशी संस्थानों में भारतीय छात्रों को लेकर के उनकी जो स्वीकार्यता है वो बढ़ी, की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ी। और इसीलिए हम देखते हैं, हमारे पास डेटा है, हम देखते हैं कि ईयर टू ईयर इंडियन स्टूडेंट जो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। कोविड के समय में भी ये संख्या बढ़ती चली आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारत को पूरे विश्व में एक स्वीकार्यता है कि भारत का जो उचित स्थान है वैश्विक मंच पर, अब समय आ गया है कि वो स्थान भारत को मिले, और वो स्थान मिलना शुरू हो गया है। और बाकी मैं ये कहूंगा कि G20 जैसे मंच एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं कि अगर उसके अलावा भी कोई इश्यूज है तो उनको सर्वसम्मति के माध्यम से हल किया जाए। जाहिर सी बात है, G20 देशों का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है उसका उद्देश्य भी यही है कि कैसे भारत सहित ये तमाम देश शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर मिलकर साथ काम कर एक साथ आगे बढ़कर रिसर्च व इनोवेशन में काम करते हुए नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।